तो साइंटिफिक नेम देखने के लिए आपको ये जो मैंने लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताए हैं, इनकी जो आखिर की दो लेवल्स हैं, जीनस एंड स्पीशी, इनको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं से मिलके ही आपके पास साइंटिफिक नेम बन रहा होता है। अब साइंटिफिक नेम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर ह्यूमंस की ही बात कर लूँ तो डिफरेंट उन्होंने नाम दिए हुए हैं। जैसे ह्यूमन की स्पीशी की अगर आप लेवल की बात करेंगे तो ह्यूमंस की स्पीशी का उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है? सेपियंस। ह्यूमन के जीनस की जो लेवल है उस पर उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है? ह्यूमंस को होमो दिया हुआ है। इस तरह उन्होंने फैमिली का भी कोई नाम रखा होगा ह्यूमंस के लिए, ऑर्डर का भी, तो इन्होंने डिफरेंट टाइप के नाम रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीज़ों से नेम बनेगा, जीनस से एंड स्पीशी। ये जो लास्ट है, सेकंड लास्ट है, लास्ट है, इन दोनों से हमारे पास बन रहा होगा नाम। जैसे अगर हम ह्यूमंस का नाम देखें तो होमो सेपियंस है, इसमें होमो जो है वो ह्यूमंस के लिए जीनस है इसका, और सेपियंस क्या है? स्पीशी। सही है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि अगर आपको वो नाम दे दें, जैसे मैंने ह्यूमंस का नाम यहाँ पे लिखा, और वो आपसे पूछे कि आप बताएं कि सेपियंस जो है ये स्पीशी है या जीनस है, तो आपका जवाब क्या होगा? स्पीशी। आपको कैसे पता चलेगा? कि हमेशा जो आपके पास नाम होता है, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा, हमेशा ये रूल है बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम का कि जीनस हमेशा पहले आएगा एंड स्पीशी जो है वो फिर उसको फॉलो करेगा। यानी फॉलो करने का मतलब है कि जीनस के बाद स्पीशी आएगा। अब अगर फ्रॉग की एग्जांपल है तो फ्रॉग का नाम हमारे पास राना टिग्रीना है, तो राना क्या है? उसका जीनस है, ठीक है, और स्पीशी उसकी है टिग्रीना। तो इस तरह से हमारे पास साइंटिफिक नेम बन रहे होते हैं। बस आपने ये जहन में रखना है कि हमेशा साइंटिफिक नेमिंग में जीनस पहले आता है और स्पीशी जो है वो बाद में आएगा। सही है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि इतनी क्लासिफिकेशन जो आप जनरल से स्पेसिफिक होते जाते हैं तो आखिर में आपके पास स्पीशी में सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्पीशी में आएंगे जो एक साथ मेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ह्यूमंस की अलग स्पीशी है क्योंकि वो आपस में मेट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह एक कैट को ले लें तो एक कैट के साथ ही मेट कर सकती है, ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं, उसके बेबीज़ हो सकते हैं। तो फिर अलग से जो है वो स्पीशी कैट की अलग होगी, यानी हर एनिमल की स्पीशी अलग होगी बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा सही से। अगर नहीं आया स्टिल आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, तो मैं इसकी एक और वीडियो बना दूँगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि ठीक है, अच्छा अब हमने ये देखना है ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस किस तरह क्लासिफाइड हम इनको कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इनकी देख के। तो मैंने पहली चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का देख के भी आप उसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी उसका पास्ट में, यानी बहुत साल पहले उसका उनका आपस में कोई लिंक था ऐसा, इससे आप कर सकते हैं। फिर आप किससे कर सकते हैं? स्टडीइंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो आपको आपकी आइज़ से जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एनिमल या प्लांट के नज़र आ रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ऐसा लगता है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, आप ये एग्जांपल ले लें कि जैसे हमारे पास हम ह्यूमन से कंपेयर अगर कैट को करें या डॉग को करें तो उनके जो लिम्स होते हैं, सही है, आगे वाले जो लिम्स होते हैं और हमारे जो हैंड्स हैं, अगर आप इनको स्टडी करें तो इनके जो बोन का स्ट्रक्चर ना आपको मिलता जुलता मिलेगा। यानी इनका हैंड, हमारा हैंड और उनका जो जिस पे वो स्टैंड कर रहे होते हैं लिम्ब, वो आपको मिलता, मतलब हमारे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलते जुलते लगेंगे। तो पहले जो है वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे भी लोग जो है वो कैटेगराइज करते थे। और जो तीसरा तरीका यहाँ पे कैटेगराइज करने का लिखा है वो है कि डीएनए बेस्ड सीक्वेंस को आप स्टडी करें। सही है। अब यहाँ पे मुझे आपको बताना पड़ेगा कि डीएनए बेस सीक्वेंस क्या होता है। अब डीएनए हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, सही है। तो अब डीएनए तो किसी चीज़ का बना होगा ना, तो सेल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ अगर, तो ये हमारे पास सेल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, और बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पड़ा हुआ होता है। डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा होता है, डबल हेलिक्स, सही है, ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रैंड। अब ये जो डीएनए है ये किसी चीज़ का बना ही होगा ना, तो इसमें जो है वो कुछ बेस पेयर्स लगे हुए होते हैं। वो क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ये बेस पेयर्स लगे होते हैं और ये हर डीएनए में, यानी अगर आप ह्यूमंस का डीएनए लें, आप जो है फ्रॉग का डीएनए लें, आप किसी भी एनिमल का डीएनए लें या प्लांट का डीएनए, तो सबके जो सीक्वेंस होता है ना, ये बेसिस जो लगी हुई हैं, इनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बेस के, आपको भी नाम से समझ नहीं आएगा। एडेनिन एंड गुआनिन, ये दो बेसिस हैं, 4 बेसिस होती है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए भी 2 का ही नाम यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ पे अगर एडेनिन लगा हुआ है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होगा? गुआनिन। यहाँ एडेनिन है तो यहाँ गुआनिन, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ गुआनिन, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ गुआनिन। सिमिलरली अगर आप किसी कैट का ले लें, कैट का आप
डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हो सकता है आपको ऐसा मिले कि यहाँ एडनिन, यहाँ भी एडनिन, फिर गुआनिन, यहाँ एडनिन, यहाँ एडनिन, यहाँ गुआनिन। यानी आप देखेंगे जो बेसिस हैं यानी एडनिन गुआनिन बेसिस हैं, इनके सीक्वेंस में फ़र्क आ रहा है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको किस तरह क्लासीफाई इनको करना है, किस एक कैटेगरी में कैसे रखें, तो आप इनका डीएनए स्टडी करके भी इनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। सही है। तो मतलब मैं आपको ये तरीके बता रही हूँ कि आप किस किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो हमने डीएनए बेस सीक्वेंस को हम पढ़ के स्टडी करके भी, यानी डीएनए के बेसिस का जो सीक्वेंस है इसको स्टडी करके हम ये बात पता कर सकते हैं कि कौन से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे होंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है ना ट्रेडिशनली, ये मैं आपको ट्रेडिशनली इन द सेंस कि ये पहले की बात है जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी बायोलॉजी में, तो जो लोग थे वो किस तरह क्लासीफाई करते थे। तो यहाँ पे लेकर 2 तरीक़ों से करते थे, एक एनाटमी देख के एंड एक मॉर्फोलॉजी देख के करते थे। एंड एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी क्या होती हैं, बेसिकली ये 2 ब्रांचेस हैं बायो की। जब आप एमडी कैट के लेवल पे आएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पे आएंगे, आप एमबीबीएस से बीडीएस करेंगे, जब जो भी स्टूडेंट्स करेंगे तो वो एनाटमी पढ़ते हैं, उनका सब्जेक्ट होता है, और उसकी भी आगे ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी। तो एनाटमी मॉर्फोलॉजी होती क्या, एनाटमी ये है कि आप बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करें, यानी आप बॉडी की बोन्स को बेसिकली स्टडी करें, आप अंदर से अपनी बॉडी को स्टडी करें। ठीक है। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि आप उसके बाहर, बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर्स जो आपको अपनी आइज़ से नज़र आ रहे हैं वो स्टडी करें। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है। तो अब एनाटमी स्टडी करने के लोग पहले ज़माने में क्या करते थे, डायसेक्शंस वगैरह करते हैं। जैसे कोई भी एनिमल है वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको बीच में डायसेक्ट यानी उसको खोलते थे बीच में से, तो उसके फिर वो बोन्स वगैरह कुछ चीज़ों को स्टडी करते थे और देखते थे कि अच्छा इस ऑर्गेनिज्म में और इस ऑर्गेनिज्म में कोई सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी तो नहीं है। तो इस तरह वो क्लासिफिकेशन करते थे। बट अब चीज़ें इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम जो अच्छा सबसे हमें तरीका है, हम वो डीएनए को स्टडी करके क्लासिफिकेशन करते हैं। सही है। तो ये डीएनए सीक्वेंस स्टडी सेम वही उसी चीज़ की स्टडी है जो मैंने आपको भी समझाया भी थोड़ी देर पहले कि डीएनए के सीक्वेंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी स्पीशी में आएगा, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म एक जैसी स्पीशी में आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट कंपेयरिंग होती है वो डीएनए सीक्वेंस से ही होती है। यानी अगर कोई बंदा मॉर्फोलॉजी देख के या एनाटमी देख के कंपेयर कर रहा है 2 ऑर्गेनिजम्स को, और एक बंदा है वो डीएनए सीक्वेंसिंग देख के कंपेयर कर रहा है, तो एक्यूरेशन ज़्यादा किस में होगी, जो डीएनए सीक्वेंसिंग करके स्टडी कर रहा है उसके पास ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। सही है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये मोर एक्यूरेट देन कंपेयरिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि डीएनए, मैंने आपको जो सेल का, आप जब जाएंगे ना लेक्चर्स में तो उसमें आप देखिएगा कि एक टॉपिक है, उसमें मैंने आपको सेल्स के बारे में ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसमें डीएनए का जब आया है, डीएनए के यूजेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या, तो मैंने उसमें लिखा था कि डीएनए एक तो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इसके अलावा डीएनए का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में, कि वो हमारी बॉडी में जो हमारे सेल्स में जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसाइज करवा रही होती है, यानी बनवा रही होती है। अब वो बनवाती किस तरह, खुद से वो सिलाई तो नहीं करती हाथ से बैठ के। डीएनए क्या करता है, डीएनए मैसेजेस भेजता है, कोड्स। डीएनए के पास कोड्स हैं किस चीज़ को बनवाने के लिए, प्रोटीन को बनवाने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे अगर समझाऊँ तो हमारे पास प्रोटीन जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है। सही है। और ये बहुत सारे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ये है प्रोटीन। अब ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। सही है। ये छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है अमाइनो एसिड। ठीक है। यानी प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, जिनका नाम क्या होता है, अमाइनो एसिड। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं तो उससे प्रोटीन बनता है। अब ये अमाइनो एसिड जो ज्वाइन करने का जो कोड है, यानी अमाइनो एसिड तो किस सीक्वेंस में कोड होना है, ज्वाइन होना है, यानी अमाइनो एसिड्स बहुत टाइप के होते हैं। ठीक। तो हम अब सेल को कैसे पता कि मैंने इस वाले अमाइनो एसिड के बाद कौन सा वाला अमाइनो एसिड ज्वाइन करवाना है, तो ये जो कोडिंग होती है, ये कौन भिजवा रहा होती है, ये मैसेज कौन करवा रहा होती है, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये डीएनए के पास होती है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डीएनए जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस के लिए भी कोड कर रहा होता है। तो अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका, अगर आपको कोई भी वजह कि डीएनए उसका आप स्टडी नहीं कर पा रहे, तो अगर आप उस ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स को भी स्टडी कर लेना तो भी आपको उन दोनों में जो है वो, मतलब आपको उनका
रिलेशनशिप का आइडिया हो जाएगा। यानी अगर उनके प्रोटीन्स एक जैसे होंगे तो इसका मतलब वो एक स्पीशी हैं, अगर उनके प्रोटीन्स अलग अलग हैं इसका मतलब वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। यानी उनके रिलेशनशिप का आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स की भी जो कोडिंग है, इन्फॉर्मेशन जो है कि किस किस तरह प्रोटीन्स कौन कौन से बनने हैं, ये भी डीएनए ही करवा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको 5 किंगडम्स सिस्टम पढ़ा दिया है। 5 नए किंगडम्स होते हैं हमारे पास जिसमें हम मेनली ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। एनिमल, प्लांट, प्रोकैरियोट्स, प्रोटोक्टिस्ट, फंजाई। मैंने इनकी एग्जांपल्स भी छोटी करके लिख दी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। सही है। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो हमने मेनली, मैंने आपको बताया, 2 फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन है, इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं है। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास टाइप्स के आ जाते हैं, फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। एंड इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास बहुत सी टाइप्स होती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप लिखी है, आर्थ्रोपोड। अब आर्थ्रोपोड वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास एक तो बैकबोन नहीं होगी, सही है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं। दूसरा, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड बॉडी का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में होगी, यूं करके होगी, सेगमेंट्स में। सही है। और वो जितने भी सेगमेंट हो, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो इनवर्टिब्रेट को स्टडी करें। और इसके अलावा इनके पास एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास जो स्केलेटन है वो इंटरनल तौर पे मौजूद है, यानी हमारा जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। इनवर्टिब्रेट्स या आर्थ्रोपोड स्पेशली इनके पास जो इनका जो स्केलेटन होगा वो एक्सो होता है, यानी इनकी बॉडी के बाहर इनका स्केलेटन होता है। ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्थ्रोपोड के हमारे पास, जो कि इनवर्टिब्रेट की एक टाइप है। इनके पास सेगमेंटेड बॉडी होगी एंड एक्सोस्केलेटन होगा। सही है। अब इसकी आर्थ्रोपोड्स की फर्दर एग्जांपल्स हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं, उसमें इंसेक्ट्स आते हैं डिफरेंट काइंड के, मॉस्किटोज, बीज वगैरह, एंड अरेकनिड्स। सही है। अच्छा, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा बेसिक चैप्टर है फर्स्ट, इसमें उन्होंने सिर्फ आपको बस एक ओवरव्यू दिया है चीज़ों का। ठीक है। फिर हम आते हैं अपने किंगडम प्लांट पे। प्लांट किंगडम 2 में डिवाइड होता है, फ्लावर एंड नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जो है आगे 2 टाइप्स के होते हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स, और ये आपको लीव्स देख के इनके आइडिया होता है। बाकी जो नॉन फ्लावरिंग है इसमें आगे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इतना ज़्यादा, और इसमें बस ये एक चीज़ है कि हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मल पॉलिनेशन के ज़रिए क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं ये इनका सीड नहीं बनता, यानी इनमें पॉलिनेशन नहीं होती, इनके पास होते हैं स्पोर्स, और यही स्पोर्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग्स को बनवा रहे होते हैं। बस सही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कौन सी वो फीचर्स हैं जिसको देख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया इन किंगडम्स में। यानी जो हमने 5 किंगडम्स बनाए हैं, इनको हमने क्या देख के स्पेसिफाई किया? हमने इनके सेल्स पढ़ लिए, हमने एनिमल का सेल स्टडी किया, प्लांट का, प्रोकैरियोट्स, प्रोटोक्टिस्ट, फंजाई, फिर हमने 5 किंगडम बना दी। लेकिन हमने स्टडी में ऑब्जर्व क्या किया सेल के अंदर, किन किन बेसिस पे? तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको देख लें आप। सबसे पहले हमने साइटोप्लाज्म को स्टडी किया हुआ इन सब सेल्स के, सही है। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया होगा। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है क्या होता है, आउटर बाउंड्री है जो कि एग्जिट और एंट्री को कंट्रोल कर रही होती है। फिर डीएनए हमारा जेनेटिक मटीरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। फिर राइबोसोम्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं यूँ करके, और ये हमारे पास एक ऑर्गेनल होता है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे लगे हुए होते हैं। ठीक है। मैंने आपको, जब आप ऊपर सेल वाले टॉपिक में जाइएगा तो उसमें जो मैंने आपको डायग्राम्स जो की हुई हैं उसके अंदर ये ऑर्गेनल मौजूद है, तो उस पर राइबोसोम भी लगे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट है ये है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे बायोकेमिकल ऐसा जो हमारे पास प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, उनका काम ये होता है कि ये क्या करवाते हैं, हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। यानी कैटलिस्ट इन अ सेंस कि ये जो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं बायोकेमिकल, उनको ये स्पीड अप करवाते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको हमने ये पाँचों जो हमने कैटेगराइज किए हैं इनको किंगडम्स में जो चीज़ें हैं, यानी प्लांट का सेल लिया होगा हमने, एनिमल का, प्रोकैरियोट्स, प्रोटोक्टिस्ट, फंजाई, इन सब के सेल लिया, इन सब में इन चीज़ों को हमने स्टडी किया कि किसका साइटोप्लाज्म कैसा है, कौन सा सेल मेम्ब्रेन किसका किस तरह का है, डीएनए किसका किस तरह का है, डीएनए की सीक्वेंसिंग किसकी किस तरह की है, राइबोसोम्स कैसे हैं, कौन से वाले टाइप के हैं, एंजाइम्स जो हैं वो कौन सी वाले टाइप के किस्म हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूँ तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन प्लांट की और एनिमल की होती है, तो उसमें एक बेसिक फ़र्क होता है कि एनिमल की जब आप स्टडी करेंगे ना, सेल वॉल हम जब आगे जाके चैप्टर्स में करेंगे तो उसमें देखिएगा जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, और प्लांट्स में भी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की होती है, बट उस मेम्ब्रेन में इसके अलावा स्टेरॉइड्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लिपिड एक टाइप का लिपिड है स्टेरॉइड,
लेकिन जब प्लांट की सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ेंगे तो उसमें स्टेरॉइड नहीं होता या ना होने के बराबर होता है। लेकिन एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो है वो, उसमें जो आपके पास स्टेरॉइड होते हैं वो अच्छे खासे होता है। तो ये एक डिफरेंस तो हो गया ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। इस तरह इनकी DNA में कुछ डिफरेंस होगा, इसलिए अलग कैटेगरी में रखा। इसी तरह इनके राइबोसोम्स में डिफरेंस होगा, इस तरह इनके एंजाइम्स में डिफरेंस होगा, और इसी तरह इनके साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, हमारा लास्ट बिल्कुल ये टॉपिक है। हमने जो है वो देखा कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है और एल्जाई, फंजाई भी हमारे पास बहुत, मैंने आपको बताया फंजाई 2 टाइप के, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं। और कुछ हमारे पास प्रोटोक्टिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे एल्जा है या अमीबा हैं। ये सब क्या होते हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो यूनिसेलुलर होता है, उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। तो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास वायरस भी होता है। लेकिन हम वायरस को बाकियों की तरह हमने देखा यहाँ पे क्लासीफाई कहीं नहीं किया। ये जो किंगडम सिस्टम है, यहीं पे आपको कहीं वायरस का कोई नज़र आया या मैंने कहीं एग्जाम्पल में वायरस लिखा? नहीं, क्योंकि ये किसी भी किंगडम में नहीं आता, क्योंकि इसको लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं लिविंग कंसिडर किया जाता? क्योंकि ये क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर क्या मतलब है, यानी सेल क्या है ही नहीं, सेल का बना ही नहीं होता, तो हम इसको कैसे लिविंग कंसिडर कर सकते हैं? ठीक है, अब ये बना हुआ किस चीज़ का होता है, सिंपली इसके पास क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होगा, ये प्रोटीन का बना होगा, और अंदर क्या पड़ा होगा, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा। बस ये है पूरा, ये वायरस है पूरा, बस। अब आप बताएं, इसको आप सेल कंसिडर कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि सेल कंसिडर करने के लिए भी, किसी भी कोई भी सेल, उसको सेल कंसिडर आपने करना है, 3 चीज़ें बेसिक होनी चाहिए हैं। कौन सी 3 चीज़ें? साइटोप्लाज्म लाजमी होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन लाजमी होनी चाहिए, और न्यूक्लियस लाजमी होना चाहिए। है क्या इसमें से कोई भी तीनों में से कोई एक चीज़ आपको मिली? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब, क्योंकि इसमें सेल ही नहीं होता ना, ये सिर्फ प्रोटीन कोट का बना हुआ है, और प्रोटीन कोट के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, तो बस ये इतना ही बना हुआ है, इसका और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये नॉन सेलुलर है, सेल ही नहीं है इसमें, तो हम इसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था यहीं तक, बहुत छोटा सा चैप्टर था, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं फिर आपको वो आगे फर्दर समझा दूँगी। अब हमने क्योंकि सॉरी अपने IGCSE के सिलेबस में टॉपिक 1 कर लिया है, टॉपिक 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 3rd टॉपिक।